नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश गौतम, सीनियर एडिटर। खास मुलाकात कार्यक्रम की इस कड़ी में आज हमारे साथ ऐसी शख्सियतें जिन्होंने राजकीय सेवा के साथ साथ अभिनय को अपना कर्म माना, साथ ही हारडोती क्षेत्र की प्रतिभाओं को एक मंच पर स्थान देने के लिए सप्त श्रृंगार संस्था के ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। साथ ही आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि 40 साल पहले जो स्टैंडिंग कॉमेडियन के रूप में दशहरे में इनकी प्रस्तुति हुई थी। स्टैंडिंग कॉमेडियन जो विधा है ये बहुत बाद में आई, आज जग जाहिर ही रहे, लेकिन प्रथम बार इन्होंने दशहरा रंगमंच पर अपनी प्रस्तुति दी थी। रंगकर्म से जुड़े हुए हैं। इनसे इनकी विधा यानी बहु व्यक्तित्व के धनी है। ऐसी शख्सियतें अब्दुल सलाम खां साहब। अब्दुल सलाम खां साहब से पहले तो इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे, इसके बाद इनसे इनकी विधा, इनके कार्यों के बारे में बखूबी बात करेंगे। आइए बात करते अब्दुल सलाम खां साहब से। अब्दुल सलाम खां साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपको कि आपने मुझे लोगों से सीधा सीधा जुड़ने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया और मेरे पास जैसी भी प्रतिभा है उसको उजागर करने का अवसर प्रदान किया है। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जी, अब्दुल सलाम साहब, अपने जीवन परिचय के बारे में दर्शकों को बताएं। जी हाँ, मैं दरअसल राज्य सेवा में वन विभाग में रहा और 2016 में राज्य सेवा से सर्वेयर के पद से सेवा करते हुए सेवानिवृत्त हुआ हूँ जी। और मेरा अभिनय स्कूल के जीवन से ही शुरुआत हो गई थी। अभिनय स्कूल में ही करना मैंने शुरू कर दिया था। दरअसल होता क्या है कि कोई भी जो बच्चा होता है, आपने देखा होगा, कोई बच्चा शैतान होता है, कोई सीधा होता है, कोई चपल चालाक होता है। तो ये एक ईश्वरीय देन होती है कि एक बच्चा शुरू से ही कोई ना कोई प्रतिभा उसके अंदर होती है। बिल्कुल। आवश्यकता होती है उसको निखारने की। जी। तो समय के साथ हम उसको निखारते हैं। तो स्कूली जीवन से ही मेरे अभिनय की शुरुआत हो गई थी और तब से ही मैंने अभिनय करना प्रारंभ किया। स्कूलों में प्रारंभ किया, फिर कॉलेजों में जो होते थे अपने प्रतियोगिताएं, जी, उनमें मैं नाटक में, एकाभिनय में, मूक अभिनय में, कुल मिला के हर तरह की जो विधा होती थी उसमें मैं सम्मिलित रहा करता था और यहाँ से मेरे नाटकों की शुरुआत हुई। जी। अब्दुल सलाम साहब, ये काव्य की ऐसी विधा है जो दृश्य रूप में सीधी जनता से जुड़ी होती है। जी। क्योंकि एक जो अभिनय करता होता है उसको सीधा स्टेज से जनता से जुड़ना होता है और वही डायलॉग सामने प्रेषित करना होता है। तो जी। कैसा उस समय भाव रहता था आपका जी हाँ, मंच पे? दरअसल ये एक बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। अभिनय के लिए मंच पे आने से पूर्व आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जी। जैसे अगर आपको अभिनय का शौक है और आप मंच पर आना चाहते हैं, तो आपको अपने समाज में जो भी व्यक्ति होते हैं, जी। पान वाला है, दूध वाला है, सब्जी वाला है, हर व्यक्ति अपना अपना अभिनय साथ करता चलता है। माता है, पिता है, बच्चा है, पुलिस वाला है, अध्यापक है। तो ये अभिनय तो सभी करते हैं, जी। लेकिन उस अभिनय को दूसरे व्यक्ति द्वारा व्यक्त करना, बिल्कुल। ये अभिनय होता है। तो इसमें एक तो आप एक कहें
अवलोकन, जिसको अपन जी। कहते हैं ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन, तो अभिनेता पहले ऑब्जर्व करे किसी भी पात्र को जिसको करना चाहता है, फिर उसका अनुकरण करे। अनुकरण को अपन कह सकते हैं इमिटेशन, बिल्कुल। है ना। इमिटेशन के बाद वो उसका रूपांतरण करे, बिल्कुल। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल। है ना। इन 3 चीज़ों को करने के बाद जब वो ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुँच जाता है, जी, जी। मतलब हम इसको कह सकते हैं कि योग की जो अंतिम अवस्था होती है, परदेह प्रवेश। बिल्कुल। अभिनय की वो प्रथम अवस्था होती है कि अभिनेता को परदेह प्रवेश करना पड़ता है मंच पे आने के पूर्व। जी। और मंच पे आने के बाद उसको एक तो उसमें मानसिक रूप से तैयार हो, बिल्कुल। शारीरिक रूप से तैयार हो और एक संकोच रहित हो। बिल्कुल। अगर वो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर मंच पे उतरता है, तो उसको जिस पात्र का भी वो अभिनय कर रहा है, उसको जीवंत करने में मदद मिलेगी और तभी वो दर्शकों से जुड़ पाएगा। जी। तो जब वो आँखों मिला द दरकुश दर्क दर्शकों से आँखें मिलाकर अपना अभिनय करता है, तो वो उसके अभिनय की एक शुरुआत होती है। जी। अब्दुल सलाम साहब, आप बता रहे हैं कि आपने स्कूल समय से इस विधा को अपनाया जी, और कारवां आपका आगे बढ़ता रहा, जी। तो कौन आपको ऐसे गुरु मिले जो आपको इस ओर आगे बढ़ाते रहे? जी हाँ, जी हाँ। उस समय के साथी गण हुँ, कौन-कौन थे सर? हाँ, मैं इस मामले में सबसे पहले स्वर्गीय प्रेमजी प्रेम का नाम लेना चाहूँगा जी, बहुत सुंदर। कि कोटा में जितना भी रंग कर्म हुआ है, उसके प्रणेता और जन्मदाता एक तरह से मैं प्रेमजी प्रेम को ही मानता हूँ। जी। हमारे कॉलेज में नाट्य प्रतियोगिता हो रही थी एक, जी। और उस नाट्य प्रतियोगिता में प्रेमजी प्रेम निर्णायक के रूप में आए हुए थे। तो उन्होंने वहाँ मुझे देखा और उस टाइम उनकी एक संस्था, उन्होंने साहित्यिक और नाट्य संस्था बनाई थी, सप्तश्रृंगार के नाम से। जी, जी। तो उस संस्था के वो अध्यक्ष थे। तो जब उन्होंने मुझे वहाँ कॉलेज पे मंच पे नाटक करते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे अपनी संस्था से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया जी। और मैं उनसे जाकर तब मिला। ये संभवतः 1979 79 में। 1989 की बात है, 89 की बात है। तब मैं उनसे मिला और तब से मेरे अभिनय की शुरुआत हुई। तब हमने एक नाटक किया था, अंधेर नगरी चौपट राजा, जी। जो कोटा दशहरा ग्राउंड में भी किया गया था और उसकी फिर हमने बाहर कई जगह प्रस्तुतियाँ की। जी। तो प्रेम जी प्रेम को मैं अपने अभिनेता होने का पूरा श्रेय देता हूँ। जी। अब्दुल सलाम साहब, उन्होंने जो संस्था बनाई, उस संस्था ने हाड़ोती वर्ग के जो जो प्रतिभाएं थी उनको वो प्लेटफॉर्म दिया, जी, यानी हाड़ोती उत्सव हुँ। जी हाँ, उसका बिल्कुल। हुँ, मतलब एक रूप दिया, उसमें हुँ, आप भी शामिल थे। जी हाँ। और तो कैसा था सर वो उस समय का जो वाकया था? जी हाँ, वो उस वक़्त जब हमने प्रेम जी प्रेम ने, वो शरद तेलंग साहब ने, जो हमारे यहाँ के बहुत बड़ी जी। शख्सियत हैं, उनने और हम लोगों ने मिलके हाड़ौती उत्सव की शुरुआत की। तो उसके पीछे प्रेम जी की जो सोच थी वो यही थी कि वो छोटे-छोटे कलाकार, जिनको मंच नहीं मिल पाता है, जो लोगों से अनभिज्ञ हैं बिल्कुल, उनको किसी तरह से मंच दिया जाए। जो काम आज आप लोग कर रहे हैं, जी। गौतम साहब जो लोग कर रहे हैं कि उन छुपी हुई प्रतिभाओं को सामने ला रहे हैं, वो 30 साल, संभवतः 40 साल पहले, 47 साल पहले जी। प्रेम जी प्रेम द्वारा उसकी शुरुआत की गई थी। और हमने गाँव-गाँव में जाकर टोलियाँ बनाई और गाँव-गाँव में जाकर लोगों को, लोक कलाकारों को लेके आए और हमारे यहाँ अपने गढ़ पैलेस में, सूचना केंद्र में, दशहरे ग्राउंड में, अलग-अलग जगह उन लोगों की प्रतिभाओं जो थी उनका प्रदर्शन किया। और उसमें उस वक़्त काफ़ी कलाकार लोग हमको यहाँ पे देखने को मिले, जिनमें जो विशेष रूप से मैं कालबेलियों का जो चक्री नृत्य है जी, उसका जी। ज़िक्र करना चाहूँगा। रशीद अहमद पहाड़ी साहब हुआ करते थे, वो उन कालबेलियों को लाए थे यहाँ पर। उनने चक्री नाच डांस नृत्य की शुरुआत की और वो इतने मशहूर हुए कि वो विदेशों में जाकर उन्होंने फिर बिल्कुल, बिल्कुल। नृत्य किए। तो हाड़ौती उत्सव एक हाँ, अच्छा मंच था जी। लाने के लिए। अब्दुल सलाम साहब, वास्तव में जो आपकी जो संस्था प्रेम जी प्रेम द्वारा बनाई गई थी, उसमें से जो कलाकार निकले, आज वो हुँ, यानी पूरे विश्व में अपना नाम हाड़ौती का रोशन कर रहे हैं। जी, बेशक, बेशक। लेकिन ये कुछ समय के बाद
इसको मतलब गति मतलब मंद गति हो गई हो गई, और जी। आज भी मंद गति में ही ये चल रहा है। जी। आज भी यदि इस तरह की उत्सव मनाए जाए तो काफी हम्म, प्रतिभाएं गांवों में पड़ी हुई है, क्योंकि हमारे मंच से भी काफी जो इस तरह के प्रतिभाओं को सामने प्रतिभा लाए, जी। सामने आई है। हम्म, तो जी। क्या होना चाहिए सर आगे के लिए? जैसे मान लो इसमें सरकार भी मदद करे, प्रशासन भी मदद करे। हाँ, प्रशासन का और सरकार का तो दायित्व बनता है कि कला को किसी भी तरह से आगे लाया जाए, और वही सबसे ज्यादा जो पिछड़ा है जी। वो राज्य स्तर पर रंगमंच में ही पिछड़ा हुआ है, क्योंकि राज्य सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें कलाकारों को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। बीच में जो जवाहर कला केंद्र है जयपुर। उसके द्वारा नाट्य प्रतियोगिताएं की जाती थी, जी। आयोजित की जाती थी। तो उसमें कोटा की जितनी भी संस्थाएं थी वो अपना नाटक प्रस्तुत करती थी। फिर यहाँ जो उसमें जीतता था वो जयपुर जाकर अपने प्रदर्शन जी। करता था। उसमें मेरे द्वारा एक नाटक किया गया था, एक था गधा उर्फ अल्लादाद खां, जी। जिसमें मुझे नवाब की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ। बहुत सुंदर। उसके बाद मैंने द्वारा ही निर्देशित एक नाटक था एक और द्रोणाचार्य, जी। उसको भी श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त हुआ। लेकिन उसके बाद वो प्रतियोगिताएं होने बंद हो गई। संगीत नाटक अकेडमी द्वारा भी प्रस्तुत यहाँ इस तरह के प्रोग्राम किए जाते थे, खास तौर से उनके द्वारा प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते थे। अच्छा। तो उन्होंने नाट्य प्रशिक्षण शिविर लगाए जिसमें जयपुर से सरताज माथुर साहब आए थे। तब मैंने उसमें नाट्य प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण की उनकी खूबियों को सीखा जी। कि अभिनय के लिए क्या खूबियां होनी चाहिए, और तभी से मुझे नाट्य निर्देशन का भी शौक लगा, बहुत सुंदर। क्योंकि यहाँ पर कोई नाट्य निर्देशक था नहीं, जी। अभिनेता तो सभी थे जी। लेकिन नाट्य निर्देशक नहीं था। जी। तब जब हम नाटक करते थे तो हमें महसूस होता था कि यार इस नाटक में ये बात और होनी चाहिए थी। तो तब से मुझे नाट्य निर्देशक का भी शौक लगा और मैंने काफी सारे नाटकों का निर्देशन भी किया जी। यहाँ पर। तो अगर राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे, और मेरा ये मानना है कि अगर कला संस्कृति विभाग का कोई ऑडिटोरियम कोटा में हो बिल्कुल। जो नियमित रूप से नाट्य प्रतियोगिताएं आयोजित करे, कला प्रतियोगिता आयोजित करे, और उसका जो कम से कम थोड़ा बहुत जो भी खर्चा होता है वो कलाकारों को दे, क्योंकि हम अभी यही होता है कि हम बिल्कुल सही। अपने खर्चे पे सारा कुछ करते हैं, करने के बाद आज हमारे पास रिहर्सल के लिए जगह नहीं है। बिल्कुल। रिहर्सल की जगह मिल जाती है तो एक नाटक तैयार करने के बाद फिर हम किसी स्कूल को ढूंढते हैं उसके प्रदर्शन करने के लिए, जी। तो उसका प्रदर्शन कहाँ करें जाके, और प्रदर्शन की जगह मिल जाती है तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो दर्शकों की आती है कि दर्शक कहाँ से लाएं। बिल्कुल। रेद है कि हमारे जो कलाकार होते हैं उन्हीं के परिजन सामने बैठे होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि ये नुकसान हुआ है रंगकर्म नहीं होने का कि कोटा में नाट्य के दर्शन रहे ही नहीं है, दर्शकगण बिल्कुल। नहीं रहे। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान टीवी का हुआ है। शॉर्ट फिल्मों ने जो बनाना शुरू कर दिया, लोग घर बैठे अपना मनोरंजन कर रहे हैं, जी। कोई भी चीज देख रहे हैं, कोई फूहड़ देख रहे हैं, है ना, और नाटकों को देखने आ नहीं रहे हैं। जी। तो राज्य सरकार की योजना ऐसी हो कुछ जिससे कला को आगे बढ़ावा मिले, और इसके लिए कला संस्कृति विभाग का ऑडिटोरियम कोटा में होना आवश्यक है, जी। मेरा ऐसा मानना है। जी। अब्दुल सलाम साहब, जब आपने आज से 47 साल पहले ये अभिनय का काम शुरू किया, उस समय वास्तव में सही मंच नहीं हुआ करते थे। कितनी मेहनत करनी होती थी साहब आपको, जगह जगह जहाँ जगह मिले वहीं जी अपने हाँ, रिहर्सल करना हाँ, होता था। हाँ जी, तो कितनी वास्तव में कठिनाइयाँ थी उस समय? जी हाँ, कठिनाइयाँ तो बहुत थी, लेकिन अभिनय करने के लिए एक ललक की आवश्यकता है बिल्कुल। कि अगर आदमी में वो ललक नहीं होगी तो वो अभिनय नहीं कर सकता। एक अनुशासन की आवश्यकता है कि अगर आदमी अनुशासन में नहीं रहेगा तो वो अभिनय नहीं कर सकता। तो हम कहीं पर भी इकट्ठे होते थे और अपना रिहर्सल करते थे, और फिर जहाँ भी उसके प्रदर्शन करना था प्रदर्शन करते थे। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि एक समय में कोटा का रंगमंच बहुत समृद्ध रंगमंच था। बिल्कुल सच है बात। क्योंकि यहाँ पर श्री राम रेंज का मंच था, बिल्कुल। आईएल का मंच था, जी। ओपीसी का मंच था। ये 3 मंच ऐसे थे, और ये अपने जेके लोन का भी जी। अपना मंच अच्छा। था। ये 4 मंच ऐसे थे जो हम जब नाटक तैयार कर लेते थे तो हमें जी। मंच उपलब्ध करवा देते थे बहुत नाटक सुंदर। करने के लिए। अच्छा। वहाँ सारे तरह की लाइटें होती थी,
सारे सभी तरह के इंतजाम जो भी नाटक के लिए होते हैं वो जी। सारे होते थे। तो हमें एक मंच ज़रूर मिल जाता था और वहीं के लोग होते थे, दर्शक होते थे, वो दर्शक भी मिल जाते थे। ये तमाम फैक्ट्रियाँ बंद होने के बाद जी। वो मंच भी खत्म हो गए हैं। बिल्कुल। और जो यूआईटी ने हमारा एक ऑडिटोरियम बनाया है, लेकिन वो पूरा व्यावसायिक ही जी। है ना? वो इतना महँगा है कि हम उसको मतलब वो कंसेशन करने के बाद भी हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जी। क्योंकि हम तो रिहर्सल भी अपने पैसे खर्च करके करते हैं ना। बिल्कुल। तो इसलिए सरकारी योजनाओं के तहत अगर कोई सरकारी ऑडिटोरियम ऐसा हो जो उस कला को बढ़ावा देने के लिए ही काम करे, जी। तो कुछ आगे बढ़ सकते हैं, जी। काम हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। अब्दुल सलाम साहब, हाड़ौती में ऐसे कई रंगकर्मी हैं जिनका नाम वास्तव जी, में जाना जी, जाता है और जिन्होंने काफ़ी मेहनत भी की है। आप बता रहे जी, हैं सरन तेलंग साहब, जी हाँ, प्रेम जी प्रेम, आप जैसे लोग, ऐसे कितने मतलब यहाँ कलाकार थे उस समय तक? जी हाँ, काफ़ी लोग थे, जी। जिनमें मैं मुख्य रूप से राकेश उपाध्याय साहब थे, जी। जो बहुत बढ़िया कलाकार थे। दीपक राय साहब थे, स्वर्गीय दीपक राय जी। पृथ्वीराज थिएटर चलाया करते थे अपने मास्टर राधा किशन साहब। जी। एक स्टेशन पे प्रभंजन दीक्षित हुआ करते थे, वो थे। ये सारे लोग बहुत मेहनत करते थे नाटक के लिए और वो काफ़ी नामचीन नाम थे। जी। ये लोग अब सब स्वर्गीय हैं और काफ़ी लोग कम बचे हैं। शरद जी मेहनत कर रहे हैं, अभी भी जी। कर रहे हैं कुछ जी। ना, और हम कुछ लोग मिलके अभी भी कर रहे हैं। जी। हुँ, अब्दुल सलाम साहब, यानी पुराने समय में, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी तो ज़्यादा वर्षों की बात नहीं है, गाँव में राजा हरिश्चंद्र के नाटक हुआ करते थे, हुँ, रामलीलाएँ, यानी और भी जो जी, मतलब नाटक जिनको जनता सैकड़ों की, हज़ारों की तादाद में देखने आती थी और रात-रात भर देखती ठीक, थी। हुँ, उससे एक अनुशासन भी हुँ, मिलता था जी, और जो दर्शक थे वो एक प्रेरणा लेकर जाते जी, थे। जी, बिल्कुल। आज जो वास्तव में जो नाटक शैली है वो हुँ, थोड़ी-सी पीछे पीछे हुई है हुँ, पुराने समय के अनुसार। हुँ, तो इसमें क्या मतलब कमी देखने को मिली आपको? जी, पीछे होने का एक मुख्य कारण तो जो आजकल का जो तकनीकी जो युग है, जी। जी। जिसमें टीवी सबसे बड़ी देन है जी। ना, कि घर बैठे लोग देख रहे हैं ना, तो वो समय निकाल कर बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। जी। तो तकनीकी का जो ये टीवी जो युग हुआ है और आजकल लोग शॉर्ट फ़िल्में बनाने लगे हैं। तो शॉर्ट फ़िल्मों से भी यही होता है कि आपने थोड़ी बहुत शूटिंग कर ली है और फिर उसको अपने सोशल मीडिया पे डाल दिया और उसको देखने लगते हैं। बिल्कुल। इसलिए पहले लोग सीधे-सीधे उससे जुड़ते थे। बिल्कुल। जैसे आपने रामायण की बात की, तो वो चूँकि एक धर्म से जुड़े हुई चीज़ थी वो, बिल्कुल। लोग उसमें आस्था रखते थे, तो सीधे-सीधे जुड़ते थे। बिल्कुल। गाँव में मनोरंजन का वो एक माध्यम और शिक्षा का एक माध्यम वही था। बिल्कुल। तो हम भी नाटक करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि हालाँकि हम समाज सुधारक नहीं हैं, लेकिन हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर 5 आदमी हमारी बात सुन रहे हैं, जी। तो वो हमसे कुछ सीख के जाएँ, कुछ हमसे लेकर जाएँ, ना। हालाँकि हम स्वांत सुखाय नाटक करते हैं अपने स्वयं की सुकून के लिए, जी। स्वयं का शौक है, नाटक ऐसा शौक है जिसका अभिनेता जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं जी। है ना? उसमें केवल सुख ही प्राप्त होता है आदमी को। जी। लेकिन अगर कुछ 5 आदमी देख रहे हैं, तो वो नाटक बहुजन सुखाय भी हो जाए, बहुजन हिताय भी हो जाए, तो हम इसकी कोशिश करते हैं। जी। अब्दुल सलाम साहब, जो एक पात्र होता है, जब वो स्टेज पे जाता है और उसकी जब भाव भंगिमा, यानी सीधा वो दर्शक उसको देखता है कि कैसा उसने अभिनय किया हुँ, और वो आत्मसात करता है, तो वो एक प्रशंसा आगे तक बढ़ाता है। तो जी, जी। वास्तव में ऐसा होता है? जी हाँ, वास्तव में तालियों का जो नशा होता है, जी। वही सबसे अच्छा नशा और सबसे महत्वपूर्ण नशा वही होता है कि जब किसी दर्शक को उसके संवाद पर ताली बजती है, जी। तो वो उसको सबसे सुखद अनुभव होता है। तो तालियों का नशा एक बहुत बढ़िया नशा होता है, जो आदमी को और उसको फिर और अच्छा करने की प्रेरणा उससे मिलती है जी। ना। जब आदमी सीधा-सीधा द दर्शकों में जुड़ता है, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैंने जब एक था गधा उर्फ अलादाद खां, जी। जयपुर में नाटक किया, जी। तो मुझे जब लोग तालियाँ बजाते थे और हँसते थे,
तो मुझे रुकना पड़ता था अपना संवाद बोलते बोलते, और जब उनकी तालियां पूरी होती थी तब उसके बाद में अपना संवाद पूरा करता था। जी। तो शरद जोशी साहब का एक बहुत अच्छा व्यंग है हाँ। जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। एक मेरे अच्छे मित्र थे, एक अरविंद शर्मा, जी, जी। उनके निर्देशन में वो नाटक हमने किया था, एकता गदा उर्फ अलादा थे, उसमें मुझे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का प्राइज मिला है ना। तो वास्तव में जब तालियां बजती हैं तो वो अपने आप में एक अलग ही नशा होता है। जी। अब्दुल सलाम साहब, एक कलाकार को किसी भी अभिनय को जीने के लिए कितनी रिहर्सल करनी होती है सर? कितनी मेहनत वास्तव में इसमें होती है? जी हाँ, ये क्या है कि अभिनय जो होता है, मंच पे जो अभिनय हो रहा है उसका रीटेक नहीं होता। बिल्कुल। चूंकि रीटेक नहीं होता है इसलिए उसके लिए मेहनत ज्यादा जरूरी होती है। जी। मैं सर्विस काल में भी जब भी मैंने अभिनय किए हैं जी। तो मेरा ये नियम रहा, और मैं अपने जो अन्य पात्र होते थे उनको भी ये बता के रखता था नियम, जी। कि सोने से पहले आपको एक बार पूरे संवाद दोहराने हैं। तो जब सोने के पहले हम बिस्तर पर जाते थे तो पूरे संवाद शुरू से लेके आखिर तक दोहराने के बाद ही सोते थे, और जब किसी संवाद पे अटकते थे तो उठकर उसी वक्त उस स्क्रिप्ट को चेक करते थे कि ये कहाँ भूल हुई है। जी। तो ऐसी लगन अगर किसी अभिनेता में है तो वो मंच का काम कर सकता है, मंच पे अभिनय कर सकता है, वरना वो अन्य के लिए बहुत मुश्किल काम है। जी। लेकिन जिसमें उसकी ललक है वो उसको आसानी से कर पाता है। जी। अब्दुल सलाम साहब, आपके समकालीन जो भी कलाकार थे वो ज्यादातर सर्विस में थे। जी हाँ जी। कैसे समय चुराते थे आप एक अपने के लिए? क्योंकि एक जी। बहुत बड़ा काम होता है परिवार को देखना उसके बाद सर्विस भी करना और समय चुराकर और परिवार वालों की कुछ सुनना, ये वास्तव में ऐसा कहा जाता है कि एक कलाकार के साथ जुड़ा हुआ है ये जी जी शब्द। जी हाँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो योगदान रहता है वो परिवारजनों का ही रहता है, जी। विशेष रूप से पत्नी का, कि उसे ही सब सहन करना पड़ता है। जी। लेकिन अगर पत्नी ने आपको पूर्ण सहयोग दिया है तो आप रिहर्सल के लिए जा पाते हैं, क्योंकि रिहर्सल का जो समय होता है जी। वो नौकरी के बाद का होता है। घर पे आने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद 8 बजे हम इकट्ठे होना, और फिर 12 बजे 1 बजे तक बिल्कुल। रिहर्सल करते रहना। तो ये थोड़ा सामंजस्य बिठाना बहुत आवश्यक होता है इसके लिए, है ना। हालांकि आजकल ऐसा लोग कर नहीं रहे हैं। आजकल तो लोग क्या है, जिनको हमने एक एक नाटक करवाए हैं जी। कोई हीरो बनने के लिए बॉम्बे चल जाते हैं कि साहब मुझे तो हीरो बनना है ना। तो वो समय पर रहा नहीं जी। ना, लेकिन हमने बहुत मेहनत करके की है और बहुत नामचीन लोगों के नाटक भी किए हैं जी। ने, जिसके अंदर मैं आईएल में जो मंच था उसमें हमने अरे शरीफ लोग फुल लेंथ प्ले 3 घंटे का था, जी। वो किया है। एक टीसीएम में आखिरी सवाल मेरे निर्देशन में हुआ था, जी। जी। वो हमने किया है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम एक नाटक हमने किया, जिसको रामपुर में मुझे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम के लिए। जी। जी। एक हमने नमस्कार आज शुक्रवार किया जो ऐवान गालिब दिल्ली में जाके हमने किया, और वहां जाके लोगों ने जब उस नाटक को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए कि भाई कोटा के अंदर, तो सोचते नहीं थे भी कोटा में ऐसा होता होगा कि कोटा में ऐसी प्रतिभाएं हैं। जी। जी। तो हमने वहाँ किया। जयपुर के अंदर एक और द्रोणाचार्य किया। जी। उदयपुर में हमने टोपी झपट्टा, मेरा ही लिखा हुआ नाटक है। जी। दरअसल ये अपने जवाहर कला केंद्र ने बीच में लेखन प्रतियोगिताएं भी शुरू की थी, जी। नाट्य लेखन प्रतियोगिता। अच्छा। तो उसके लिए मैंने एक नाटक लिखा था, चौथा बंदर। जी। चौथा बंदर उस नाटक में, तो उस प्रतियोगिता में चौथा बंदर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। चौथा बंदर में मतलब ये था कि जैसे गांधी जी के 3 बंदर हैं, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। लेकिन इन तीनों बातों को मानेगा तो कोई एक व्यक्ति ना, तो वो एक व्यक्ति जो ना बुरा सुनेगा, ना बुरा मानेगा, ना बुरा कहेगा, तो वो गूंगा बहरा अंधा हो गया है। बिल्कुल ना, तो वो चौथा बंदर हो गया है। तो इस थीम पे मैंने चौथा बंदर लिखा था। उसके बाद मैंने टोपी झपट्टा लिखा, और इस तरह से मैंने 7-8 नाटक लिखे हैं जी। जो जिनको पुरस्कार मिला है। जी। मैंने महिला बाल विकास मंत्रालय की एक प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता हुई थी, उसमें एक नाटक बेमोल
बाल विवाह और विधवा विवाह अच्छा, पे अच्छा। लिखा था, वो भी प्रथम स्थान प्राप्त किया उसने भी। एक पटियाला हिंदी विभाग पटियाला से हिंदी ये नाट्य प्रतियोगिता हुई, लेखन प्रतियोगिता, जी, जी। उसमें मैंने एक ठग मेला लिखा। तो इस तरह से मैंने 7-8 नाटक भी मैंने लिखे हैं जो राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हुए। बहुत सुंदर। तो लेखन कार्य भी चल ही रहा है जी। धीरे-धीरे। अब्दुल सलाम साहब, 40 साल पहले आपने दशहरा में जी, जी। स्टैंडिंग कॉमेडियन के रूप में आपने प्रस्तुति दी। जी, जी। आज तो इसमें पूर्णता ज़्यादा दिखती है, हुँ, हुँ, लेकिन आपके ने जो एक साहित्यिक रूप में हुँ। यानी जो कॉमेडी प्रस्तुत की, और उस समय की कॉमेडी और जो आज अपन सोशल मीडिया पे देखते हैं, कितना एक जी हाँ, अंतर है सर? अंतर तो बहुत आया है, क्योंकि आजकल लाइव प्रोग्राम जो सोशल मीडिया पे भी आ रहा है, वो लाइव प्रोग्राम नहीं है। जी, वो कैमरे के सामने, लाइट्स के सामने बैठकर, एडिट कर और फिर वो प्रस्तुत की जाती है। जी, जब दशहरा ग्राउंड में हमने प्रस्तुत की थी, दरअसल मैं मोनो एक्टिंग एक अभिनय किया करता था जी, जी, कॉलेज टाइम में। तो जब यहाँ दशहरा मेला शुरू हुआ तो अपने प्रेम ने मुझसे कहा कि भाई हम आपका भी एक प्रोग्राम यहाँ करवाना चाहते हैं। तो वो मैंने उसमें एक मुशायरे टाइप कुछ जी, जी। अलग-अलग शेर जो उसमें थे जी, उनको जोड़ के और एक स्टैंडिंग कॉमेडी की थी। तब लोगों ने देखा कि यार ये भी कुछ तरह की बात है, कुछ होता है ये भी। उसके बाद ये चलने लगा। जैसे उसमें उसका मैं एक शेर सुना हाँ, देता हूँ मैं आपको सुनाइए आप। कि जैसे एक बुजुर्ग शायर हैं, हाँ, है ना? तो वो बुजुर्ग शायर अपने आए हैं साहब, आपके सामने आ रहे हैं जनाब आशिक मियाँ। जी। अर्ज़ किया है कि इस बुढ़ापे में भी इज्जत बढ़ाए जाते हैं। इस बुढ़ापे में भी इज्जत बढ़ाए जाते हैं और सफेद बालों पे गजलें बनाए जाते हैं। इस बुढ़ापे पे ही इज्जत बढ़ाए जाते हैं तो सफेद बालों पे गजलें बनाए जाते हैं। और बेगम, अरे बेगम, तुम्हारे हुस्न का हुक्का तो बुझ चुका। अरे वो तो हम ही हैं जो गुड़गुड़ाए जाते हैं, हम ही हैं जो गुड़गुड़ाए जाते हैं। इस तरह के अलग-अलग क्या शायरों के शेर थे। क्या बात! यानी हाँ, कहीं फुहड़तानी और एक हाँ, मतलब जी, बिल्कुल। क हास्य हास्य और लोगों के, काव्य, जी हाँ। सारा समावेश उसमें होता था। अब्दुल सलाम साहब, सुना है आप शायर भी हैं। जी, जी हाँ। थोड़ी बहुत क शायरी भी थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। कहाँ से हाँ, आपने ये सब सीखा साहब? हाँ, वो कोरस के समय से ही थोड़ी तुकबंदी वगैरह किया करते थे। जी, और जो अपने यहाँ जो मुशायरे वगैरह होते थे उनमें ज़रूर सम्मिलित हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद फिर एक जब रंगमंच से जुड़ा जी, तो एक ब्रेक सा आ गया, जी, है ना? क्योंकि उसके लिए समय नहीं मिलता था। हालाँकि मैंने अपने जो नाटक लिखे हैं, जी, जी, उनमें मैंने काव्य का पुट ज़रूर दिया है। हर नाटक में कुछ कविता, कुछ दोहे वगैरह जी, उनमें लिखे हैं। ल 2016 में रिटायर्ड होने के बाद और यहाँ से रंगमंच समाप्त प्राय होने के बिल्कुल, बाद फिर मैंने अपने गज़लें वगैरह लिखना शुरू की, इधर लिखने लगा। जैसे मैं आपको उसमें सुनाइए आप एक आध एक गज़ल एक सुनाइए हाँ, आप। एक जैसे वक़्त हूँ, साहिबो मुख्तार बदल देता हूँ। वक़्त हूँ, मालिको मुख्तार बदल देता हूँ। साहिब वक़्त की दस्तार बदल देता हूँ। वक़्त हूँ, मालिको मुख्तार बदल देता हूँ। साहिब वक़्त की दस्तार बदल देता हूँ। दूर इंसान को जो अपनी ज़मीं से कर दे, दूर इंसान को जो अपनी ज़मीं से कर दे, ऐसी परवाज़ की रफ़्तार बदल देता हूँ। ऐसी परवाज़ की रफ़्तार बदल देता हूँ। एक और कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ हाँ, कि मैं शराबों से समंदर तक चला, हर नतीजा ये रहा नाहक चला। वाह! मैं शराबों से समंदर तक चला, हर नतीजा ये रहा नाहक चला। तृष्णगी का तोड़ कुछ मिलता नहीं। तृष्णगी कहते हैं प्यास को। जी, ये तृष्णगी का तोड़ कुछ मिलता नहीं। मैं तलाशे आब में अब थक चला। मैं तलाशे आब में अब थक चला। और एक गजल का मतलब हाँ, सुना, देखिएगा हाँ। कि तन के उजले मन के काले अब भी हैं। तन तन के के उजले मन
मन के काले अब भी हैं, फिर भी इंसान भोले भाले अब भी हैं। वाह, क्या बात है। तन के उजले मन के काले अब भी हैं, फिर भी इंसान भोले भाले अब भी हैं। क्या जाने किस घड़ी कोई आकर डस ले, क्या जाने किस घड़ी कोई आकर डस ले, आस्तीन के अंदर पाले अब भी हैं। वाह, क्या बढ़िया, जाने क्या कोई खूब, किस घड़ी आकर बहुत डस ले, सुंदर। आस्तीन के अंदर पाले अब भी हैं। वो मंजिल आती नजर नहीं अब तक अपनी, मंजिल आती नहीं नजर अब तक अपनी, कोशिश के पैरों में छाले अब तक हैं, कोशिश के पैरों में छाले अब भी हैं। और तारीकी का जिनको कोई खौफ नहीं, तारीकी कहते हैं अंधेरे को, तारीकी का जिनको कोई खौफ नहीं, जुगनू जैसे मस्त जियाले अब भी हैं। जिनमें हिम्मत है तूफान से लड़ने की, जिनमें हिम्मत है तूफान से लड़ने की, लहरों में कश्ती को डाले अब भी हैं। जो थे घर मकड़ी के हमने तोड़ दिए, जो थे घर मकड़ी के हमने तोड़ दिए, बुने हुए इंसान के जाले अब तक हैं, जब बुने हुए इंसान के जाले अब भी हैं। होने को सब कहने की है आजादी, होने को सब कहने की है आजादी, लोगों के होठों पे ताले अब भी हैं। और जिनमें हैरत गए तीरगी देकर तुम, तीरगी मतलब अंधेरा, जिनमें हैरत गए तीरगी देकर तुम, उन आंखों में कैद उजाले अब भी हैं, उन आंखों में कैद उजाले अब भी हैं। क्या बात है, क्या सलाम हैरत के नाम से शायरी करता हूँ साहब मैं, बहुत है ना। सुंदर। और ये थे हमारे साथ रंगकर्मी शायर के अलावा जो कलाकारों को, छिपी प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए जो संस्था बनी है उसके अध्यक्ष भी हैं, और कई नाटकों में इन्हें पुरस्कार मिला है। नाटक लिखते भी हैं, लेकिन इस उम्र में भी बराबर इनका चल रहा है। और इनका कहना है कि यदि सरकारें रंगकर्म के लिए उचित व्यवस्था दे तो रंगकर्म आगे बढ़ सकता है, वरना ये खत्म सा हो गया है। आज भी कई कलाकार हाड़ौती क्षेत्र में ऐसे हैं जो इस अभिनय को जीवित रखे हुए हैं। इसको जीवंतता देने के लिए काम करते हैं अब्दुल सलाम खान साहब। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारे। नमस्कार। नमस्कार। और मैं आप सबको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप नए प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए मंच प्रदान कर रहे हैं। ये हमारे लिए और हमारे कोटा के तमाम जो भी कला से क्षेत्र से जुड़े हुए, जिस भी कला से, विभिन्न कलाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको जो आप ये मंच प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।